चलो भाई, let's begin. Today we are entering. Actually, we have already entered into ATP. जब हमने preparation of salt start किया था, तो salt preparation ATP का part भी होता है, theory का part भी होता है और MCQs का part भी होता है. सही है. अच्छा. आप हम एटीपी का पैटर्न वगैरह अभी नहीं देख रहे. हम एटीपी के टॉपिक वाइज एटीपी करेंगे केमिस्ट्री में. हम जैसे एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स से जो एटीपी बनते हैं वो बेसिकली टेस्ट फॉर आयंस और एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स का कंबाइंड एटीपी का क्वेश्चन बनता है. तो हम इसलिए इसको एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स के साथ देख रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टेस्ट फॉर आयंस, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, ये सब एटीपी का पार्ट है. हमने प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स देख लिया हुआ है. हम एटीपी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उसके, और दूसरा टेस्ट फॉर आइंस के साथ मिक्स होके आता है, तो हम पहले टेस्ट फॉर आइंस भी देखेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे. फिर मोल्स एंड टाइट्रेशन. टाइट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स. मोल्स आपने अलग चैप्टर पढ़ा था, उसको मिला के एटीपी का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी हम इसके साथ करेंगे. तो एटीपी के दो टॉपिक्स हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के साथ करेंगे. फिर बाद में एटीपी का एनर्जेटिक्स से भी बनता है एटीपी, तो हम एनर्जेटिक्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके एटीपी के क्वेश्चंस उसके साथ करेंगे. सिमिलरली रेट ऑफ अ रिएक्शन का एटीपी हम उसके साथ करेंगे. फिर ऑर्गेनिक का एटीपी हम ऑर्गेनिक के साथ करेंगे. तो एटीपी को हम साथ साथ चलाएंगे. इलेक्ट्रोलिसिस से भी एटीपी बनता है, तो वो हम देखेंगे. ठीक है जी. वालेकुम अस्सलाम. रुबाब. आई एम एक्चुअली नॉट ओके टुडे. ठीक है. स्लाइटली नॉट ओके. अच्छा जी. अब that just bit of flu under the weather, that's it. हाँ हाँ, आई एम ओके. अदरवाइज बाकी थोड़ा सा आवाज आपको शायद लो लगे आज, तो कहीं पे बहुत ज्यादा लो हो रही हो तो बता देना. अच्छा भाई, पहला टॉपिक जो हम देख रहे हैं अभी वो है टेस्ट फॉर आइंस. हमने वी हैव सीन soluble salts, right? For example, if we have a soluble salt, let's say uh, copper sulfate. Copper sulfate is a soluble salt because we know that all sulfates are soluble except for calcium sulfate, lead 2 sulfate, and barium sulfate. So copper 2 sulfate is a soluble salt. Let's say if we have a solution in a beaker, we have a container where we have copper 2 sulfate solution. लैब के अंदर अगर हमें कोई सोल्यूशन स्टोर करना होता है या कोई कंटेनर यूज करना होता है टू कीप अ सोल्यूशन, तो वी यूज द apparatus which is known as beaker. इसके अंदर वी हैव कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन. अगर मैं आपको ना बताऊं इसमें कॉपर 2 सल्फेट है, ठीक है, मैं अगर हाइड कर लूं, तो कॉपर 2 सल्फेट एक सोल्युबल सॉल्ट है. इसमें कॉपर आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे. लेट्स से अभी आपको नहीं पता, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन से कैटाइन और कौन सा एनाइन है? तो उसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर आयंस. देखो, केमिस्ट्री में हमारे पास ना दो तरह के एनालिसिस होते हैं, और ये दोनों तरह के एनालिसिस हम इसी चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. वी हैव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं. लाइक मोल्स एंड टाइट्रेशन वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे. और दूसरा हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं, वेदर इफ एनी आयन इज प्रेजेंट और नॉट, इफ अ गैस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, टाइप ऑफ गैस, ये सब मालूम करना क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है. जैसे हमारे पास जो कोविड का टेस्ट होता था, दैट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस. मतलब वो आपको रिजल्ट देता था पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई वैल्यू नहीं बताता था. बट जैसे डायबिटीज का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, वो आपको एक वैल्यू बताता है कि व्हाट इज योर ब्लड ग्लूकोज level. So that is a quantitative analysis. So we have two types of analysis in chemistry: qualitative and quantitative. Qualitative analysis example is test for ions. Today we are going to study test for ions, which is a part of qualitative analysis. And how do we test for any cation or anion present in a solution? What we do is we take out some sample from this solution. देखो, ये हमारे पास एक सैंपल गिवन है, हम इसी पे टेस्ट करने नहीं बैठ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो दे विड्रॉ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल फ्रॉम योर ब्लड.
वो आपके पूरे बॉडी में इंडिकेटर्स या कुछ नहीं डाल देते कि आपकी पूरी बॉडी टेस्ट कर रहे, दे टेक आउट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल एंड देन दे परफॉर्म द टेस्ट, right? Similarly, in order to perform the test for ions, you have to take out the sample, a small amount of sample from the original solution. तो जो हम samples निकालते हैं, we withdraw the samples in a apparatus which is known as test tubes. टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, वो बिल्कुल लाइक ग्लास ट्यूब्स होती हैं एंड दे आर थिन वॉल्स। ठीक है, इसको हम हीट नहीं कर रहे होते ज्यादा, बट दे लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इनके ऊपर ना कोई मार्किंग्स गिवन नहीं होती है, लाइक जैसे ब्यूरेट हमने देखा था टाइट्रेशन में, तो ब्यूरेट के ऊपर मार्किंग गिवन होती है, यू कैन रीड आउट द वॉल्यूम्स फ्रॉम द ब्यूरेट। From the test tube, there are no markings given. So you just approximately take the solution into these test tubes. हम ड्रॉपर लेके कुछ टेस्ट ट्यूब्स में, कुछ एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल डाल देंगे। If we have to perform another test, we can fill out the other test tube. If we have to perform, let's say, a third test, we will fill out the third test tube. टेस्ट ट्यूब में we just approximately add some solution, और उसको हम ना मार्किंग्स तो गिवन नहीं होती है, तो we say that just add a solution of 1 centimeter depth or 2 centimeter depth, मतलब इतना solution डालें कि उसकी height जो है वो 1 centimeter हो जाए। So that's how we fill the test, and then we perform different tests in these samples in different test tubes. दो टेस्ट ट्यूब्स में यूजुअली वी परफॉर्म द टेस्ट फॉर कैटाइंस। टेस्ट फॉर कैटाइंस परफॉर्म करने के लिए वी यूजुअली यूज 2 टेस्ट ट्यूब्स, एंड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब वी यूजुअली परफॉर्म द टेस्ट फॉर एनाइन, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। मतलब आप कैटाइन का अगर एक टेस्ट कर रहे हैं तो आप एक टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे सैंपल की, बट इफ यू आर परफॉर्मिंग 2 टेस्ट फॉर कैटाइंस तो आप 2 टेस्ट ट्यूब यूज करेंगे, राइट? अब करते कैसे हैं ये टेस्ट फॉर आइंस? इसको हम टेस्ट फॉर आइंस कहेंगे। कैटाइंस के अलग होते हैं टेस्ट, और एनाइंस के अलग होते हैं। अब टेस्ट फॉर आइंस के लिए आपके पास एटीपी में यू विल बी गिवन 4 टेबल्स, जिसमें 2 tables are for test for ions. If you see the headings, these tables will be given in your ATP paper, but not in MCQ and theory paper, right? For MCQ and theory paper, you are supposed to remember these tables, but as for ATP paper, these tables will be given. So first they have given the heading notes for use in qualitative analysis. So qualitative analysis may we have 2 tables, one for test for anion. You know what anions are. Anions are negatively charged ions, and there is another table which is known as test for cations. And obviously, if you are testing for cation and anion, they should be in the aqueous state only. आप solid state में test for ions perform नहीं कर सकते। अच्छा जी, so first we will see the table for test for cations. In order to test for any cation present in the aqueous solution, अली से अभी समझ आ जाएगा why we can only perform this test over cations which are soluble in water. Like aqueous state में होगा तो ही हम perform कर सकते हैं, we cannot perform it on the insoluble salts. हम ना अभी सीखें तो टेबल याद कैसे करना है वो बात की बात है, ये खुद ही याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ये मुश्किल लग रहा है नहीं। देखो, in order to check which cation is present in the solution, we have a lot of cations, but in our syllabus we are just supposed to remember the test. For ATP you are not supposed to remember that. For now, just consider this table will be given. पहले तो इसको यूज करना सीखेंगे, बाद में याद करने वाली बात करेंगे। So we have aluminum ion, ammonium ion which is a molecular cation, calcium ion, chromium ion, copper 2 positive ion, Fe2 positive ion, Fe3 positive ion, and zinc 2 positive ion. In order to test for these cations, we can use 2 different testing reagents. One testing reagent is sodium hydroxide in aqueous form. This is aqueous sodium hydroxide. And the other testing reagent is aqueous ammonia. एक वक्त में आप कोई एक टेस्टिंग रीजेंट यूज कर रहे होंगे। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया है, इनको हम कह रहे हैं टेस्टिंग रीजेंट्स। रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं इनको। First we have aqueous sodium hydroxide, and you know very well now that aqueous sodium hydroxide is a alkali. And the second testing reagent is aqueous ammonia. Now, if you
say aqueous ammonia. Aqueous ammonia means ammonia dissolved into water. And whenever you dissolve ammonia gas into water, you have to remember about ammonia gas that ammonia is a basic gas. It acts as a base. When you dissolve ammonia gas into water, it forms aqueous ammonia. Aqueous ammonia means the ammonia that is dissolved into water. And this aqueous ammonia in water actually forms the compound ammonium hydroxide. And it also gives hydroxide ion in aqueous solution. It means aqueous ammonia can also be considered as an alkali. It is a weak alkali, but still it is an alkali. Just like sodium hydroxide, aqueous ammonia is also a alkali. Reagent is any substance that you are using to test for anything. Okay. Right now we are testing for cations. So reagent here is sodium hydroxide or aqueous ammonia. You can actually call them just reactants. Okay, Amna? Now, in order to test for aluminium ion, let's say we do not know which ion is present. What we do is we fill a test tube from the original sample. जो हमने ऊपर test tube ली थी. In one of those test tube, we will add some sodium hydroxide. And how do we perform the test? Let's say if we have a test tube, in one of the test tube, what we're going to do is we will just try to add some drops of sodium hydroxide first. Let's say we have a test tube on the right hand side. First, we will add few drops of sodium hydroxide. By few drops, I mean if you are adding like 4 to 5 drops of sodium hydroxide. When you add sodium hydroxide into this solution, if let's say Al3 positive ion is present into this solution, what happens? That white precipitate is formed. PPT is the short form of precipitate. You know what precipitates are. Precipitates are insoluble particles that are formed in the solution. Right? Umar, you have to remember this, that ammonia, aqueous ammonia is a weak alkali. आप खुद देख के नहीं बता सकते, आपको याद रखना पड़ेगा. Right now, it doesn't matter if it is a strong alkali or weak alkali. The purpose of both the alkalis here is same. अच्छा, एक वक्त में हम किसी एक से टेस्ट करेंगे. Right now, we are discussing about the test for sodium hydroxide, so we do not have to look at the observation from the aqueous ammonia. ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये वाले effect of sodium hydroxide. These are known as observations. What will you see when you gonna add sodium hydroxide into a test tube containing any solution with unknown cation and anion? For example, if this sample contains aluminium ion, adding few drops of sodium hydroxide, you will see white precipitate forming into this solution. अगर white color का precipitate आ रहा है, तो it means the ion present must be aluminium ion. Now, after few precipitate appears, what you do is you add some more sodium hydroxide. How much more sodium hydroxide? Let's say if you were adding 4 to 5 drops initially, then you will add 10 to 12 drops more of sodium hydroxide. इसको हम कहते हैं excess sodium hydroxide. ठीक है? आयशा, इस बात का जवाब आपको मिल जाएगा अभी. So, अगर white PPT बनने के बाद, if it again disappears or dissolves again after adding excess sodium hydroxide, if it is soluble in excess and the solution again becomes colorless, then we can confirm the presence of Al3 positive ion. So, if a solution has white PPT on adding sodium hydroxide, and if that PPT dissolves again to give a colorless solution on adding excess sodium hydroxide, excess means you will be adding like 10 to 12 drops more. If see, उसको देखना पड़ेगा कि कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा. आपने टेस्ट ट्यूब एक हाथ में पकड़ा हुआ है, you will add some sodium hydroxide and you will keep on swirling or shaking the test tube, and you will start adding some more sodium hydroxide. If there is any other change, like white PPT बनने के बाद, if it dissolves again, it means aluminium 3 positive ion is present. Otherwise, it is not present. If you have ammonium ion in the solution, ammonia produced on warming. ये वाला अभी हम थोड़ी देर में discuss करेंगे. But let's say if you have calcium 2 positive ion present, then there will be a white PPT which stays insoluble in excess. If the white PPT is formed and it does not dissolve when adding excess sodium hydroxide, it means calcium 2 positive ion is present. But in case if there is a green PPT and which becomes soluble in excess sodium hydroxide, it means that has to be a chromium ion. But if it is a light blue PPT which stays insoluble in excess, then it has to be a copper 2 positive ion. If it is a green PPT and it stays insoluble in excess, then it is a Fe2 positive ion.
If it is a red brown PPT and stays insoluble in access, then it is a Fe3 positive ion. And if it is a white PPT which is soluble in access giving a colorless solution, then it means it is a zinc 2 positive ion. अच्छा, Fe2 positive ion का जो पूरा टेस्ट है वो क्या है? Green PPT insoluble in access and PPT turns brown near surface on standing. होता क्या है कि when you perform the test for iron, what you do is after performing the test, you have to perform other tests. So you do not just go and wash up the test tube, you just put the test tube in a rack. Now what happens, let's say if your test tube, the sample in the test tube contains Fe2 positive ion. On adding aqueous sodium hydroxide, initially you will get green PPT, right? ये solution में पूरे green color के solids आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, green color का solution हो जाएगा, opaque हो जाएगा, you cannot see through it because there will be small solids which are PPTs of Fe2 positive ion, right? अब होता क्या है कि Fe2 positive ion when it comes under the contact of oxygen, देखिए ऊपर से तो test tube is open to the atmosphere, so what happens when oxygen reaches this surface, Fe2 positive ion is oxidized to Fe3 positive ion, and when Fe2 positive ion is oxidized to Fe3 positive ion, the color of Fe3 positive ion PPT is red brown PPT. This is the reason why the surface solution of Fe2 positive ion becomes brown near surface on standing. ना ऊपर से जो solution है जो that is in contact with the oxygen will turn brown in color because Fe2 positive ion will slowly get oxidized in air to form Fe3 positive ion. अब ये फिनोमेना आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं. इफ यू कट अ एप्पल एंड इफ यू जस्ट लीव द एप्पल, कट एप्पल इनटू द एटमॉस्फेयर, तो आपने देखा है कि एप्पल में जो है ना वो आयरन होता है, एंड जब एयर उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है कि दैट Fe आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 पॉजिटिव आयन. वो जो रेड ब्राउन कलर होता है वो उसकी वजह से होता है, राइट? थोड़ा सा वेट कर लो, ये जो आपके क्वेश्चन है मैं इन सबके आंसर आने वाले हैं आगे. अच्छा जी, नाउ इफ यू सी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं ये किस चीज के प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, तो एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है ना. एल्यूमिनियम आयन था सोल्यूशन में एंड इफ यू आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अब ऑब्वियसली एल्यूमिनियम आयन जो है वो किसी ना किसी एनाइन के साथ ही होगा ना, अकेला तो नहीं हो सकता. कैटाइन है तो देयर मस्ट बी दी एनाइन आल्सो प्रेजेंट इन द सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन. तो जो व्हाइट पीपीटी आ रहा है बेसिकली इट इज ड्यू टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर. आप याद कर लें इसको, लिख भी जरूर लें इसको, आपको ना कहीं काम जरूर आएगी. अभी हमने अमोनियम आयन का टेस्ट नहीं देखा है. कैल्शियम आयन के साथ जो व्हाइट पीपीटी आ रहा है दैट हैज टू बी दी व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्रोमियम आयन के साथ जो आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने में वो क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड का होगा. कॉपर आयन के साथ जो आ रहा है वो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड होगा. Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ जो ग्रीन पीपीटी आ रहा है वो आयरन 2 हाइड्रोक्साइड का है. अगर Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ जो रेड ब्राउन पीपीटी आ रहा है वो ऑब्वियसली आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का है. और जिंक आयन के साथ जो व्हाइट पीपीटी इनिशियली आ रहा है वो जिंक हाइड्रोक्साइड का होगा, राइट? Zara, no, there cannot be sole ions present. If a cation is present, there has to be anion that has to be present ना, because if you are preparing a soluble salt solution, तो आपने कोई salt dissolve किया तो उसमें cation होगा तो obviously anion तो हो गई ना. अच्छा जी, अब नाउ ये काम सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो गया ना, आपको आयंस पता लग गए जो यहाँ पे हैं. Then why you need a different region to test for these cations? Sodium hydroxide is more than enough. लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम आयन का और जिंक आयन का टेस्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बोथ एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक आयन हैज एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन. देखो आपको तो नहीं पता ना कि इसमें एल्यूमिनियम है या जिंक है. व्हेन यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपके पास व्हाइट पीपीटी आया. देन यू एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस एंड द व्हाइट पीपीटी बिकम सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन. तो क्योंकि सेम ऑब्जर्वेशन है तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें एल्यूमिनियम आयन है या जिंक 2 पॉजिटिव आयन है? इट कैन बी बोथ और इट कैन बी एनी वन ऑफ देम. इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन नॉट आइडेंटिफाई बिटवीन एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक आयन. दैट्स व्हाई वी नीड अनदर रीजन व्हिच इज एक्वस अमोनिया. अगर मैं एक्वस अमोनिया डालूं टेस्ट ट्यूब में, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना डालूं, तो विद एल्यूमिनियम आयन द ऑब्जर्वेशन इज व्हाइट पीपीटी व्हिच स्टेज इनसॉल्युबल इन एक्सेस.
And with zinc 2 positive ion, you will get white PPT which becomes soluble in excess giving a colorless solution. जब आप अमोनिया का टेस्ट करेंगे तो यू विल टेक अ न्यू सैंपल, मतलब एक डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में सैंपल डालेंगे, उसी में नहीं डाल देंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, ठीक है। इफ यू आर परफॉर्मिंग बोथ द टेस्ट सेपरेटली, यू हैव टू डू इट इन द डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। तो अब एक्वस अमोनिया को हमने एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन के साथ यूज तो करना ही था, तो एग्जामिनर ने बोला क्यों ना बाकी आयन्स का भी डाल दें इसके साथ, मजा आएगा, क्वेश्चन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा इनका याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्वस अमोनिया का अमोनियम आयन के साथ कोई टेस्ट नहीं भाई। एक्वस अमोनिया इज इटसेल्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि खुद एक अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन को अमोनियम आयन के साथ टेस्ट कैसे किया जा सकता है? तो देयर इज नो टेस्ट रिटन ऑफ एक्वस अमोनिया विद अमोनियम आयन ऑफ कोर्स, but with calcium ion, if you are adding aqueous ammonia in a sample that must be containing calcium ion, so there has to be no pp, a very slight white pp, but this is not a definite test, हम calcium ion को टेस्ट करने के लिए aqueous ammonia यूज नहीं कर रहे होंगे। But with chromium ion, if you see, you have green ppt insoluble in excess. However, with sodium hydroxide, green ppt soluble in excess. अगर आप ये दोनों टेस्ट अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं तो यू कैन गेट वेरी श्योर अबाउट इट कि क्रोमियम आयन ही प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, नाउ कॉपर आयन अगर प्रेजेंट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाइट ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस था, एक्वस अमोनिया के साथ लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट करने के बाद अगर दूसरी टेस्ट ट्यूब में दोबारा एक्वस अमोनिया से टेस्ट करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन आएगी लाइट ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस गिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। तो हमें और कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अच्छा, एक्वस अमोनिया का Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ भी टेस्ट है which is exactly same for Fe2 पॉजिटिव आयन and Fe3 पॉजिटिव आयन as that in सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस, लेकिन जिंक आयन का एक्वस अमोनिया के टेस्ट डिफरेंट है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशन विद एल्यूमिनियम आयन, ठीक है जी। व्हेन एल्यूमिनियम आयन को टेस्ट कर रहे हो तो वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस है, वाइट है ना, वाइट पीपीटी है जरा। तो दिस इज द टेस्ट फॉर कैटाइंस। अच्छा जी, अभी तो हम ये टेबल यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर मुझे एनाइंस को टेस्ट करना है, नेगेटिवली चार्ज आयंस को, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है, ठीक है। अगर मुझे कार्बोनेट आयन को टेस्ट करना है तो ऑफ कोर्स सफान, देखो बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना इनकी याद करने की मैं आपको बताता हूँ। ये तो एटीपी में अब 2023 ऑनवर्ड्स आपको टेबल मिलना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले तो बच्चे 20 साल तक याद कर ही रहे थे ना ये टेबल को, हमने भी याद किया था, हमने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने याद किया, साथ में हमने पढ़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता सबको याद होता है ये टेबल, ये बहुत मुश्किल टेबल नहीं है, जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बट फ्रॉम 2023 onwards they have started giving this table in your ATP exam only, not in MCQ and theory। अच्छा, अब क्या एमसीक्यू और थ्योरी में से इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है? आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ब्रीफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के नहीं आ रहे हैं। if you couldn't remember this table तो maybe like you may gonna lose 2 to 3 marks both MCQ and theory combined, ठीक है। तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, बट ट्रस्ट मी ये टेबल आपको याद हो जाएगा क्वेश्चंस करते करते, ये अभी आपको लग रहा है। सेकेंडली, सम ऑफ द स्टूडेंट दे ट्राई टू रिमेम्बर दिस टेबल कि वो सारे व्हाइट पीपीटी वाले अलग लिख लेते हैं, ग्रीन पीपीटी वाले अलग लिख लेते हैं, तो ये याद हो जाता है, ये अभी आपको लग रहा है कि ऐसा कि मुश्किल होगा। अच्छा जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ इनसॉल्युबल कंपाउंड, वी कैन से इट एन अल्कली, सॉल्ट तो नहीं कहेंगे, एलिजा हाइड्रोक्साइड आ गया ना। जरा बेटा अभी पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूंगा एटीपी का, डोंट वरी, आ जाएगा पेपर पैटर्न कुछ डिफरेंट नहीं है उसका, क्वेश्चंस का स्टाइल क्या है वो देखते हैं अभी। अच्छा जी, एनाइन को टेस्ट करने के लिए इफ यू नीड टू टेस्ट फॉर कार्बोनेट आइन, तो ये सॉल्युबल सोल्यूशन के लिए हैं सारे, मतलब अगर कार्बोनेट आइन है तो वो ऑब्वियसली ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट होगा, क्योंकि कार्बोनेट आइन एक्वस स्टेट में ग्रुप 1 के साथ ही होता है ना। कार्बोनेट आइन का टेस्ट क्या है? इफ यू आर एडिंग dilute acid, any acid you can add, and then test for carbon dioxide gas, because if a carbonate ion is present, let's say in the form of sodium carbonate, and if you are adding any acid into it, it will produce a salt
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है तो इट मींस कार्बोनेट आयंस मस्ट बी प्रेजेंट। इफ ऑन एडिंग द एसिड एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ डिफरेंट फ्रेश सैंपल टू टेस्ट फॉर आयन। अब वो जो आपने बीकर में से टेस्ट ट्यूब फिल किए थे, तो जो थर्ड टेस्ट ट्यूब आप फिल कर रहे हैं उसको यूज करेंगे। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने टेस्ट फॉर कैटाइंस रन किया है वही टेस्ट ट्यूब यूज नहीं कर लेंगे उठा के। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो हमें दिख थोड़ी रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है, रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट जो लिखा हुआ है इसी को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें क्या दिखेगा, जब सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उसके बबल्स दिखते हैं, या हम इसको कहते हैं फिजिंग दिखती है। इसको इसका एक नाम होता है एफरवेसेंस। एफरवेसेंस इज बेसिकली, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स देखते हैं उसमें से जो बबल्स निकलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, दैट इज एफरवेसेंस, उसको हम एफरवेसेंस कहते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह एफरवेसेंस की जगह जो है वो फिजिंग भी लिख सकते हैं और बबलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ यू सी द एफरवेसेंस कमिंग आउट तो इट मींस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट। देखो ये जितने भी आयंस है ये ऑब्वियसली सारे एक्वा स्टेट में होंगे तभी आप इस पे टेस्ट कर पा रहे हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो आप इस पे टेस्ट कर ही नहीं सकते। सोल्यूशन में कार्बोनेट आयन एक्वस फॉर्म में होगा। अब कार्बोनेट की भी जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ऑल ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल, तो मिल जाएगा ना एक्वस। क्लोराइड आयन अगर सोल्यूशन में है तो, अच्छा कार्बोनेट आयन की खास बात यह है कि अगर सॉलिड स्टेट में भी होगा ना और उस पर एसिड डालोगे तो भी गैस निकल जाएगी। ठीक है, साथ, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग, तो हाँ, कार्बोनेट आयन अगर सॉलिड स्टेट में भी है और सोल्यूशन में भी है तो दोनों में कार्बोनेट आयन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन अगर सोडियम क्लोराइड है ना सॉलिड स्टेट में, उसका टेस्ट पे सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड हैज टू बी इन द एक्वा स्टेट, मतलब क्लोराइड आयन एक्वा स्टेट में होना चाहिए टू रन दिस टेस्ट। कार्बोनेट के लिए सॉलिड स्टेट भी काम कर जाएगी। अच्छा, इसका टेस्ट क्या है, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। Why do we have to add the acid first? Because let's say if there is any carbonate ion present ना तो वो निकल जाए। एसिड डालोगे कार्बोनेट आयन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाएगा। Then you will run the test for chloride ion by adding silver nitrate. Now when you gonna add silver nitrate is a soluble salt, right? So silver ion and chloride ion, they react together to form a insoluble salt which is silver chloride, and that would give you white color precipitate. If you have white precipitate in the solution by adding silver nitrate, it means chloride ion is present. Similarly, in order to test for bromide ion, if you are adding acid, nitric acid, and after nitric acid you have to add silver nitrate. On adding silver nitrate, if you get cream colored PPT, cream color is like off-white PPT, it means bromide ion is present, and this cream PPT or जो solid है वो basically it is of silver bromide. ये भी आप याद रखेंगे। हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली यार, एसिड कैसे हो सकता है अमर? Amna, for carbonate, both will work. If you have a solid metal carbonate, adding acid will give you carbon dioxide because acid is aqueous solution. तो bubbles निकलेंगे तो एफएफएसएस दिख जाएगा आपको। Aqueous solution acid से तो पानी आ रहा है ना। Even if carbonate ion is present in the aqueous solution, adding acid will also give carbon dioxide gas. सिल्वर क्लोराइड कैसे आया, जब आपने क्लोराइड आयन थे सोल्यूशन के अंदर और आपने उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो सिल्वर नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन वैसे ही अलग थे, सिल्वर आयन भी अलग है, एंड सिल्वर आयन क्लोराइड आयन व्हेन दे सी ईच अदर दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड व्हिच इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो उसका व्हाइट पीपीटी आ रहा है यहाँ। अच्छा जी, इफ यू हैव आयोडाइड आयन एंड इफ यू आर एडिंग, आफ्टर एडिंग नाइट्रिक एसिड, इफ यू एड सिल्वर नाइट्रेट, देन इफ यू आर गेटिंग येलो पीपीटी तो इट मींस कि आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। और ये जो येलो पीपीटी आएगा, ये जो सॉल्ट बनता है वो सिल्वर आयोडाइड का होता है। आप ये भी याद रखें। नो वली नो, इट्स समथिंग एल्स। नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या है, फर्स्ट यू विल ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन यू विल ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एल्यूमिनियम मेटल। जैसे जो एल्यूमिनियम फॉइल हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं किचन में, वही एल्यूमिनियम फॉइल के स्मॉल बॉल्स बना के हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे एंड देन वी विल ऐड एल्यूमिनियम फॉइल बॉल्स, एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे एंड देन वी विल हीट अ टेस्ट ट्यूब विद अ बंसन बर्नर या किसी भी फ्लेम पे रख देंगे।
तो अमोनिया गैस अगर बनती है तो हम कहेंगे कि यस नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट। एंड हाउ विल यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया बीइंग प्रोड्यूस्ड? अमोनिया के बबल्स नहीं दिखते आपको, तो कैसे आपको पता चलेगा अमोनिया बन रही है? तो वो अभी हम टेस्ट फॉर अमोनिया गैस में पढ़ते हैं। In case if you have to test for sulfate ion, first you add dilute nitric acid, then you add aqueous barium nitrate. On adding barium nitrate, if you are getting white PPT, it means sulfate ion is present. क्या बता सकते हो ये जो व्हाइट पीपीटी आ रहा है बेरियम नाइट्रेट डालने पे, ये किस कंपाउंड का बन रहा होगा? यू हैव अ बेरियम आइन एंड सल्फेट आइन, so this has to be a ppt of barium sulfate, right? ये भी आप याद रखें, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे बट ये आप याद रखें। देन वी हैव वन मोर टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का टेस्ट क्या है? एट अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7। पोटेशियम मैंगनेट हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ऑन एडिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू सल्फाइड आयन, if potassium magnate changes its color from purple to colorless, or if it decolorizes, it means sulfide ion is present. सल्फाइड आयन को पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइज करा देता है, और ये इसको पता है ऑक्सीडाइज करा के क्या बनाता है? इसको ऑक्सीडाइज करा के ये सल्फेट आयन ही बनाता है। मतलब इसके बारे में आप ये बात भी लिख लें, सल्फाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस सल्फेट आयन। ठीक है भाई। अच्छा जी, आरिश बेटा चैप्टर डिफरेंट चैप्टर चल रहा है बट आप परेशान ना हो। कौन सा चैप्टर चल रहा है, कब खत्म होगा? ये एटीपी के साथ हमने मिक्स किया हुआ है चैप्टर। जब एंड में जब खत्म करूंगा ना पूरी चीज, तो मैं बता दूंगा कि कितने चैप्टर्स कवर हुए हैं इसमें। अच्छा जी, नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर गैसेस, अगर कोई गैस निकल रही है तो देखो अमोनिया गैस अगर निकल रहा है तो अमोनिया का ना, अमोनिया गैस जो होता है ना, इट इज बेसिकली बेसिक इन नेचर, इट एक्ट एज अ बेस। अमोनिया गैस हैज अ पंजेंट स्मेल। अब लैब में आप कभी भी यू नेवर यूज टू ऑफ योर सेंसेस टू टेस्ट फॉर एनीथिंग, मतलब यू विल नेवर यूज योर सेंस ऑफ टच एंड योर सेंस ऑफ स्मेल। आप किसी चीज को हाथ लगा के नहीं देखेंगे कि गर्म है या नहीं। अगर गर्म हुआ वाकई में तो हाथ जल गया। और आप कभी भी कोई चीज स्मेल करके नहीं देखेंगे। अमोनिया अगर आप स्मेल करोगे तो इट इज टॉक्सिक फॉर यू। तो आपने स्मेल नहीं करना है अमोनिया को, पंजेंट स्मेल आ रही है अमोनिया निकल रहा है, वैसे कर लेते हैं इतने स्मॉल अमाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने नहीं करना है। ए लेवल में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो स्टूडेंट यूजुअली हाँ अमोनिया आ रही है टेस्ट नहीं करते उसका, आपने टेस्ट करके देखना है। ठीक है, टेस्ट क्या है अमोनिया गैस का? देखो अगर अमोनिया गैस का जो टेस्ट है दैट इज इट टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। अमोनिया गैस इज अ बेसिक गैस, हाउ डज इट टर्न्स डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लेट्स से इफ वी आर टेस्टिंग फॉर अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बेसिकली दो रिएक्शंस में प्रोड्यूस्ड हो रही है। एक टेस्ट फॉर कैटाइन का रिएक्शन है, टेस्ट फॉर कैटाइन में अभी जो मैंने एक रिएक्शन छोड़ा था अमोनियम आइन का। इफ यू आर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू अमोनियम आइन, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड ऑन वार्मिंग। इफ यू हीट the solution having ammonium ion by adding sodium hydroxide, ammonia is being produced। ये रिएक्शन तो आपने पढ़ा हुआ भी है, ये अल्कली है और अमोनियम आयन किसी अमोनियम सॉल्ट से आएगा। अमोनियम सॉल्ट एंड अल्कली दे प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। देखो अगर किसी सोल्यूशन में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेट्स से हमारे पास नाइट्रेट आयन का टेस्ट हम कर रहे हैं ना, लेट्स से इफ वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में वी हैव a solution that was having nitrate ion। इसमें ना लेट्स से नाइट्रेट आयन था, तो इसमें हमने टेस्ट करने के लिए वी एडेड सम व्हाट यू से सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी एडेड सम एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम मेटल, एंड वी हीट द टेस्ट ट्यूब। अब
इसमें से ना अमोनिया गैस के फ्यूम्स निकलेंगे। अब वो हम स्मेल नहीं करेंगे, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस। ठीक है, अमोनिया के बारे में अमोनिया पे एक पूरा चैप्टर है आगे, बट अभी आप ये याद रखें कि अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, and when ammonia comes in contact with water, it dissolves in water to form aqueous ammonia, and aqueous ammonia has a formula ammonium hydroxide, which is the alkali, right? It is basic in nature. And when it comes in contact with the red litmus paper, red litmus paper is basically used to test for bases, because when red litmus paper changes its color to blue, it means alkali present है। बट इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर अमोनिया गैस, यहाँ से जो अमोनिया गैस निकल के आ रही है ये ऑब्वियसली ड्राई अमोनिया गैस है। इट वोंट प्रोड्यूस अल्कली until or unless it comes in contact with the water. So you have to take a damp red litmus paper. ये आप लिटमस पेपर वेट या डैम्प करके गीला करके लेंगे। यू हैव टू टेक अ वेट या डैम्प रेड लिटमस पेपर, और जहां जहां अमोनिया गैस इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, दैट पार्ट ऑफ द लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू इन कलर। Let's say ammonia gas came in contact in this part with the litmus paper. If your litmus paper is turning blue in color, it means ammonia gas is being produced. That's it. No more iodide won't react with nitric acid. अच्छा जी, so this is the test for ammonia gas. And I would recommend, as per the new format of ATP, you should know how to make these diagrams. You should know how to write the wordings. Wordings are quite simpler. You just have to test the ammonia gas, but if your dam red litmus turns blue, it means ammonia gas is present. In order to test for carbon dioxide gas, you pass the gas through lime water, and lime water turns milky. ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट लेट मी टेल यू क्या स्टोरी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के पीछे। दिस इज टेस्ट फॉर carbon dioxide gas, CO2. अच्छा, you have to remember the name and the formula of two of the compounds of calcium. कैल्शियम का एक कंपाउंड होता है लाइमस्टोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्बल और मार्बल चिप्स। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट, मार्केट नेम इज लाइमस्टोन। द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। अगर वो कभी लिख दे लाइमस्टोन तो यू शुड नो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इफ इट इज राइट मार्बल, यू शुड नो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। There is one more compound of calcium which is known as lime water. Lime water has a formula calcium hydroxide. ये लाइम वो वाला लाइम नहीं है जो आप फ्रेश लाइम पीते हैं, ठीक है, ये दिस इज calcium hydroxide, this is lime water. We have one more compound of calcium जो आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं बताऊंगा। Slake lime, this is calcium oxide. You are supposed to remember this, but आपको ये दोनों याद रखना। Now let's say if carbon dioxide is being produced in any reaction, जैसे हमारे पास कोई कार्बोनेट आयन था सोल्यूशन में, it was a solution containing carbonate ion, and if you have added any acid into carbonate ion like HCl, carbon dioxide gas will evolve out, and then carbon dioxide gas जो निकलेगी ना वो effervescence बना के निकलेगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक से बाहर आती है ना फोम बनाती है, तो you can actually see the bubbles of gas fizzing होती हुई, स्पीड में बबल आ रहे होंगे, but still you have to test whether the carbon dioxide गैस ही है या नहीं है। तो जब भी कोई गैस प्रोड्यूस होती है ना, आप उसका टेस्ट भी लिखेंगे आगे। लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग प्रोड्यूस, हाउ वुड यू कंफर्म वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रहा है? आप इसको क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, दिस इज नोन एज माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, किसी भी अपैरेटस की जो ओपनिंग होती है ना उसको माउथ कहते हैं। दिस इज माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। On this mouth of test tube, you will insert a tube to collect carbon dioxide gas. मतलब एक ट्यूब डालेंगे आप इसमें, like this, and you can just make a bend in this tube. ये ट्यूब कनेक्ट कर सकते हैं आप दो ट्यूब्स, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप अलग ले जाएंगे।
Such tubes are known as delivery tubes. अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या पता कि मुझे इसी ट्यूब में जाना है, वो तो साइड से भी यहाँ से भी बाहर निकल सकती है ना. सो यू हैव टू स्टॉप द लीकेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हेयर. सो यू विल पुट अ कॉर्क ओवर इट, जिसको हम कहते हैं बंक. दिस इज बेसिकली अ रबर कॉर्क. रबर का होता है, ये पूरे माउथ के ऊपर आ जाएगा एक्चुअली लाइक दिस. एंड इट हैज अ होल इन बिटवीन. लाइक इफ इट इज अ टेस्ट ट्यूब, इट हैज अ होल. इफ यू हैव प्लेस्ड अ कॉर्क ओवर इट, रबर का होता है ये, जिसको हम रबर बंक भी कहते हैं या सिर्फ बंक भी कहते हैं. इट हैज अ होल इन बिटवीन. एंड व्हाट यू डू इज यू फोर्सफुली इंसर्ट अ टेस्ट ट्यूब इनटू इट. और जो साइड्स होती है ना, वो रबर आपको पता है स्ट्रेच हो सकता है. जब आप फोर्सफुली डाल देंगे तो इट विल अगेन सील ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. मतलब देयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट escape from elsewhere, just it will move into the opening of the test tube. And this piece of set is known as, this is commonly known as bunk, or we can also call it rubber bunk, जो कि commonly stopper कहते हैं ना हम कॉमन जबान में, इसको हम बंक कहते हैं, रबर बंक. Now what you have to do is, the carbon dioxide gas जो बन रही है ना, उसको we will pass into a container containing lime water. इसको ऐसे सोल्यूशन से पास करेंगे जिसमें सोल्यूशन में लाइम वाटर फिल हुआ हुआ है. This is lime water, and lime water is basically calcium hydroxide. Now when carbon dioxide gas comes in contact with the lime water, तो मैं हम ना अभी पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एसिडिक गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ एसिडिक गैस. ये अभी हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं. दिस इज द एसिडिक गैस. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ alkali. And when alkali reacts with acid, we get a salt which is calcium carbonate. And calcium carbonate is a insoluble salt, जिसके व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे. जब व्हाइट पीपीटी बनेंगे इसके, तो वो पूरे सोल्यूशन में व्हाइट पीपीटी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे. इट विल बी वाइट, इट विल बी हैविंग व्हाइट पीपीटी लाइक दिस. तो पूरा सोल्यूशन जो है ना वो मिल्की कलर का हो जाएगा. जैसे मिल्क होता है ना, कलरलेस से एकदम से वो व्हाइट कलर का हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट पीपीटी. मतलब यू कैन नॉट सी थ्रू इट, वो इतना व्हाइट हो जाएगा, इतने सारे सॉलिड पार्टिकल इसमें आके जमा हो जाएंगे. एंड इफ व्हाइट पीपीटी अपीयर्स, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है, तभी व्हाइट पीपीटी आया. सही है भाई. तो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. इसका आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, और इसको यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन दी वर्डिंग्स एज वेल. वर्डिंग्स में कैसे लिखेंगे भाई? अटैच, लिखवा देता हूं अलग से ना. Attach a delivery tube with bung on a mouth of test tube. Usually we use test tube और boiling tube, कुछ भी आप ले सकते हैं. Usually हम boiling tube लेते हैं. मैं बताऊंगा boiling tube और test tube में difference क्या है. Boiling tube में थोड़ी सी हीटिंग हम ज्यादा कर सकते हैं. दिखा रहा हूँ सफान. With uh, in which CO2 is produced. Insert the other end of a test tube in lime water, which is calcium hydroxide. It must turn मिल्की. मिल्की भी कहते हैं इसको, चौकी भी लिखा हुआ होता है कभी कभार, और क्लाउडी भी लिखा हुआ होता है. सारी बातें याद रखें. हाउ यू विल रिमेंबर दिस टेस्ट? क्या मतलब? You will remember it exactly that it is written here.
अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा हम ऊपर जाके पढ़ते हैं चीजों को। तो आप ट्राई करें, हायर ऑर्डर केमिस्ट्री हमारी ना एटीपी में पूछने लगा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ही इससे बनती है ना। सिर्फ याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। Reaction of carbonate and acid, and how does it produces carbon dioxide? Disha, why do you need a reaction of carbonate and acid? अच्छा, this carbonate and acid, यही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl produces salt, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमने बनाया ना इक्वेशन, वही तो है, बैलेंस नहीं कर रहा मैं, राइट। 2 मोल ऑफ HCl। साथ नहीं 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 नहीं, आपको ये वाला टेस्ट इस तरह से याद नहीं करना। इनफैक्ट देखो बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये आपको याद करनी ही नहीं है। ये असल में रिएक्शन हम क्योंकि पढ़ चुके हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फर्स्ट इट विल डिसॉल्व इनटू वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, देन इट विल रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्चुअली एसिड और अल्कली वाला रिएक्शन। और ये रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, हमने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स अभी नहीं पढ़ा। मतलब हम इसके बाद टाइप ऑफ ऑक्साइड भी पढ़ेंगे, दैट्स फॉर आइंस के बाद। ठीक है भाई, डन। नहीं अलीजे, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। आपने एसिड और अल्कली को रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाया। कार्बोनिक एसिड को अल्कली के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बोनिक एसिड कहाँ से मैं कह रहा हूँ आ गया, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में, लाइम वाटर में गया है, तो लाइम वाटर में वाटर भी है ना, तो पहले ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, देन इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो सॉल्ट बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, देन यू गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सॉरी नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। एसिड और अल्कली का रिएक्शन है ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी आ रहा है एक्चुअली, जो सोल्यूशन को मिल्की या क्लाउडी कर रहा है। बट अगर ये आपको याद नहीं करना, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, और कौन सी गैस आपको याद रखनी है? क्लोरीन। क्लोरीन गैस क्या करती है, उसका टेस्ट भी अमोनिया की तरह ही करेंगे। यू विल ब्रिंग अ डैम लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, मतलब इधर रेड और ब्लू। क्लोरीन क्या करेगा, वो एसिडिक नहीं है, क्लोरीन अल्कलाइन भी नहीं है, बस क्लोरीन क्या करता है, ब्लीच कर देता है लिटमस पेपर को। रेड लिटमस है तो उसको भी कलर फेड कर देगा, और ब्लू लिटमस को भी फेड कर देगा। ब्लीचेस मींस इट फेड्स द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, दिस इज अ टेस्ट फॉर क्लोरीन गैस। नहीं दिशा, हम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं ले रहे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, वो रीजेंट है हमारा लाइम वाटर। ठीक है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। अच्छा जी, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? अगर किसी टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो यू विल ब्रिंग अ लाइटेड स्प्लिंट। व्हाट इज अ लाइटेड स्प्लिंट? मतलब स्प्लिंट इज जस्ट अ वुडन स्टिक, जो कि आगे से इसको फ्लेम लगा हुआ होगा, जस्ट लाइक अ मैच स्टिक। ठीक है, एंड इफ यू ब्रिंग अ लाइटेड स्प्लिंट नियर द हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जो है ना, फ्लेमेबल गैस है। रिमेंबर, हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस है। जब लाइटेड स्प्लेंड इसके पास आता है, तो इट बर्न्स सडनली, और ये ना एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। वो पॉप साउंड कैसा होता है, जैसे जब आपकी सोडा बॉटल खुलती है ना, जो आवाज आती है ना, वैसा पॉप साउंड होता है। ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या है? डिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। इफ ऑक्सीजन गैस इज बीइंग प्रोड्यूस एंड इफ यू ब्रिंग अ फ्लेम नियर द ऑक्सीजन गैस, वो जो फ्लेम है, वो ना ग्लो करता है, मतलब एकदम से भड़कता है। दैट्स व्हाट इज द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस। And what is the test for sulfur dioxide gas? If sulfur dioxide gas is being produced, you have to pass the gas through acidified aqueous potassium magnate cell. It turns from purple to colorless. पास कैसे करेंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, वही अपैरेटस अरेंजमेंट होगी बिल्कुल। इसकी डिलीवरी ट्यूब लगाएं, बंग लगाएं, और एक कंटेनर में आप पोटेशियम मैग्नेट ले लें। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब पोटेशियम मैग्नेट में जाएगा, तो पोटेशियम मैग्नेट विल टर्न फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट। अच्छा जी, फिर आपके पास आते हैं फ्लेम कलर्स। फ्लेम टेस्ट क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम एटीपी के इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ये टेबल का अभी आज मैंने आपको समझाया था, ये टेबल आप याद करने की अभी कोशिश ना करें, ठीक है। अभी आप बस इसको जितना हमने पढ़ा है ना इस टेबल पे, ये मैं आपके नोट्स शेयर कर दूंगा एसिड बेसिस के साथ, टेस्ट फॉर आइंस के नाम से मैं शेयर कर दूंगा, आपने बस इसको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास। सेकेंडली आपका टेस्ट है मोल्स का, अनाउंसमेंट हो गई है, आप उसकी प्रिपरेशन करें। अभी हम टेस्ट फॉर आइंस करेंगे, एटीपी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम वापस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे जाएंगे, उसके टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स रह गया वो पढ़ेंगे। देन वी विल डू पास पेपर क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू एंड थ्योरी। फिर हम मोल्स एंड टाइट्रेशन की एटीपी पे आएंगे। सही है, तो ये हमारे एक साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर भी चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर भी चल रहा है, टेस्ट फॉर आइंस का एंड टेस्ट फॉर गैसेस का एंड फ्लेम टेस्ट का, और साथ में मोल्स का चैप्टर भी हमारा इसी एटीपी वाला पार्ट हमारा कवर हो रहा होगा। तो वी आर सीइंग एक्चुअली ट्राइंग टू सीइंग थ्री चैप्टर्स एट द सेम टाइम, क्योंकि मिक्स होके आता है ना क्वेश्चन, तो हम मिला के देख रहे हैं। ठीक है जारा बेटा, अभी तो सेकंड टेस्ट है, एक और टेस्ट बाद में होगा जैन फैब में, दोबारा होगा मोल्स का टेस्ट। अच्छा थोड़ा सा मेहनत करो मोल्स का टेस्ट, मोल्स थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो दो तीन टेस्ट दो, उसके दो तीन बार प्रिपेयर करो। ठीक है, सेम वे अभियान जैसे होता है टेस्ट हमारा। आरिश किसी और टाइम में दे देना, मैं सामने से कोऑर्डिनेट कर लेना। चलो, अभियान कितना न्यू हो, एक भी टेस्ट नहीं दिया अभी तक।